डन, करें स्टार्ट। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और हम देख रहे हैं क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए फिजिक्स का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर ऑलरेडी एरर एनालिसिस का लेक्चर आ चुका है। आप जाके देखिए उस लेक्चर को। उस लेक्चर के अंदर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया, एक एक कॉन्सेप्ट को जो एरर एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इस साल के लिए महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, सॉरी महाराष्ट्र सीटी के अंदर न्यूली एडेड चैप्टर है। सेम तरीके से जो सेकंड चैप्टर आपका न्यूली ऐड हुआ है महाराष्ट्र सीटी सिलेबस के अंदर में, वो है आपका वेक्टर्स। तो आज हम देखेंगे वेक्टर्स को इन डिटेल। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स के, उन सभी को एक एक करके डील करेंगे, एक एक करके समझेंगे एंड उन सभी कॉन्सेप्ट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने एरर एनालिसिस का लेक्चर देखा है तो बेटा टेलीग्राम चैनल एल्विनाइट्स बाय एल्विन एजुकेशन पे प्रैक्टिस शीट भी अपलोड किया है। उसमें 12-15 क्वेश्चंस है, जाकर के उन्हें भी सॉल्व करिए, ठीक है। एंड अब इन चैप्टर्स को जो कंप्लीट होते जा रहे हैं उन्हें धीरे 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 प्रॉपर तरीके से रिवाइज भी करते हुए चलना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मिशन एमएसटी सीटी 2026 अगेन फॉर द सेकेंड लेक्चर वेक्टर्स, ठीक है। तो आज का गोल क्या है हमारा? आज का गोल हमारा है कि आज हम समझेंगे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में बेसिक चीजें एंड ऑब्वियसली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ठीक है। चलिए समझते हैं वेक्टर होता क्या है। वेक्टर्स, so vector is just a representation for any quantity जिसके पास डायरेक्शन होती है एंड मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड, सो अगर किसी क्वांटिटी के पास बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर। एंड मैग्नीट्यूड का होने का मतलब यह है, स्केलर होने का मतलब यह है कि उसमें कोई एक वैल्यू मल्टीप्लाई की गई है, वैल्यू मल्टीप्लाई की गई है। ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई की गई है, दिस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव। इसीलिए मैथ्स का जो वेक्टर होता है उसके अंदर में हम इस स्केलर वैल्यू को बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल, अगर आपने मैथ्स का बोर्ड्स में तैयारी किया होगा तो आपको पता होगा ये बात कि स्केलर मल्टीपल का हम यूज करते थे किसी भी दो वेक्टर को पैरेलल है या फिर कोलिनियर है ये दिखाने के लिए। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ करता था कि आपको एक दो पॉइंट दे देगा, उससे आप वेक्टर बनाओगे और बोलेगा, आपको पूछेगा कि ये कोलिनियर है या फिर नहीं है, ये बताओ। क्या करते थे आप लोग? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में सिर्फ हम लोग प्रूफ कर दिया करते थे। वो तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो सेम तरीके से वो जो स्केलर मल्टीपल था बेटा, वो तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता था और निगेटिव भी हो सकता था। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज स्केलर। तो अगर कोई मैग्नीट्यूड है, अगर कोई वैल्यू है, तो उसे हम स्केलर बोलेंगे। फिजिक्स के अंदर जनरली मैग्नीट्यूड का मतलब ये समझा जाता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे, बट टू बी प्रिसाइज सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। देन वेक्टर में ऐसा एक्स्ट्रा क्या है? वेक्टर के अंदर में एक्स्ट्रा है डायरेक्शन, क्योंकि हम कोई एक वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कोई एक क्वांटिटी किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये जब इंपॉर्टेंट हो जाता है तब हमें वो फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी एक पर्सन को समझाने के लिए ये बताना पड़ेगा कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स तू जमीन पे लगा रहा है, हवा में थोड़ी लगा रहा है। ये मोबाइल मेरा टेबल पे रखा हुआ है, तो ये टेबल कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है। इस यहाँ पर ये रखा हुआ है रिमोट, इस रिमोट को मुझे लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, तो मैं लेफ्ट में ले जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पर राइट में फोर्स भी लगाऊंगा। क्या मतलब है? फोर्स कहाँ लगाया जा रहा है और कितना लगाया जा रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसी सारी क्वांटिटी जहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां पर हम करते हैं रिप्रेजेंट वेक्टर्स को। हम अपने सिलेबस के अंदर जब भी बात करेंगे वेक्टर की, तो वेक्टर को हम दिखाएंगे एक इस तरीके के एरो से, जहां पर वेक्टर का सिंबल होगा कोई भी उसका एक नाम एंड उसके ऊपर एक बार।
दिस विल बी अ सिंबल ऑफ अ वेक्टर। क्या कहलाएगा ये? सिंबल ऑफ वेक्टर, जिसमें ये कहलाता है उसका टेल एंड ये कहलाता है उसका हेड। अब आगे 12th के सिलेबस के लिए जब आप लोग जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, हेड मतलब कि इसे हम करेंगे रिप्रेजेंट डॉट से, एंड टेल मतलब कि बैक साइड को हम करेंगे रिप्रेजेंट क्रॉस से। क्रॉस से तो एक एरो से करना है रिप्रेजेंट, उसका हेड मतलब कि डॉट दिखेगा। तो कोई भी वेक्टर जो आपका बाहर आ रहा है पेज से या बोर्ड से, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डॉट, बाहर दिखाते हुए। एंड क्रॉस है मतलब कि वो आपका बोर्ड के अंदर जा रहा है या फिर कॉपी के पेज के अंदर जा रहा है। क्लियर है बात? ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब एक चीज अपने कॉपी में अच्छे से नोट लगाइए कि वेक्टर्स आर ऑलवेज डिफाइंड बेस्ड ऑन ओरिजिन। वेक्टर्स आपके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही या फिर ओरिजिन के हिसाब से ही डिफाइन होते हैं। तो अगर यहाँ पर वेक्टर ए लिखा है तो 100% ये वेक्टर किसी एक ओरिजिन से शुरू हुआ होगा, और यहाँ पर ये होगा लेट्स सपोज पॉइंट ए। तो इस ए वेक्टर को मैं ओ ए भी बोल सकता हूँ, और इस ओ ए को हम असलियत में पोजीशन वेक्टर नाम पे भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा टाइप्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइप्स पे आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए, जो जो टॉपिक आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो जो आपको टाइप्स काम में आएंगे, वो मैं धीरे धीरे बताता चलूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हुआ आपका वेक्टर के बारे में। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट हमें वेक्टर के अंदर में सबसे पहला पढ़ना है वेक्टर का एडिशन। दो वेक्टर आपके ऐड किस तरीके से होंगे। सो सबसे पहला आइए हेडिंग, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है? वेक्टर एडिशन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है, कोई एक वेक्टर बी दिया हुआ है, तो भाई साहब डायरेक्टली मुंह उठा के ए प्लस बी का आंसर सी आएगा, ये बोल तो दोगे, बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका 6 है, तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ सी 5 + 6 = 11 होगा, ये नहीं बोल सकते। सर क्यों नहीं बोल सकता मैं ये बात? क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने आपको बताया कि ये आपका 5 इस साइड लग रहा है और ये 6 आपका इस साइड लग रहा है? बोला मैंने ये बात? नहीं बोला। क्या मैंने बोला आपको ये बात कि 5 आपका इस साइड लग रहा है, बट जो 6 है वो आपका इस साइड लग रहा है? क्या मैंने बोला ये बात? मैंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोला। तो क्या ये 5, क्या ये 6 एक ही तरफ लग रहा है? क्या मैंने बोला ये बात? नहीं बोला सर आपने। जब नहीं बोला तो नहीं करना पड़ेगा। वो है ना हमारे लालू जी, जब वो बोलते हैं ना कि क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी जी को बोलते हैं कि क्या रेल नहीं मांगा गया था? नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। वैसे ही नहीं बोला है तो नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, ए वेक्टर का डायरेक्शन जब तक नहीं दिया, तब तक आप डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो? तो ए प्लस बी को डायरेक्टली सी बोल करके उसका आंसर 11 नहीं करना है हमें। दिस इज रॉन्ग। तो सर कैसे करेंगे फिर? तो वेक्टर एडिशन अगर आपको समझना है, देखो रिप्रेजेंट तो बेटा ऐसे ही करेंगे, बट इस सी वेक्टर का भी तो एक डायरेक्शन होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें एक्चुअली में उस पर करना है काम। तो ठीक है सर, सर बताइए फिर कैसे करेंगे हम फिर इस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को निकालने का काम? तो ध्यान से देखिए, हमारे पास दो लॉज है। एक है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर, जो कि अल्टीमेटली इन दोनों का एडिशन ही आया हुआ है। सो हमें पढ़ना है सबसे पहला आपका ट्राइंगल लॉ, एंड सेकंड पढ़ना है आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम समझते हैं, अच्छा रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट यही वाला सी वेक्टर है। ठीक है, सबसे पहला हमें समझना है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या है इस ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट, लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा बस। कोई भी दो वेक्टर इस तरीके से ट्रायंगल के दो साइड बने कि वो दोनों सेम ऑर्डर में रहें। क्या बोला? कोई भी दो वेक्टर इस तरीके से अरेंज हो कि वो दोनों आपके ट्रायंगल के दो साइड लगे और वो दोनों सेम ऑर्डर में रहें। मान लीजिए ये हुआ वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर बी। तो जो रिजल्टेंट रहेगा, जो इन ए और बी का एडिशन रहेगा, वो आपका आएगा थर्ड साइड से। बट ये थर्ड साइड आपका सेम ऑर्डर में नहीं, अपोजिट ऑर्डर में रहेगा। अपोजिट ऑर्डर में रहेगा। ये हुआ वेक्टर सी। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी वेक्टर सी। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो आपको मालूम पड़ेगा नेक्स्ट से, जो कि आपका है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। और देखो एग्जांपल, और देखिए एग्जांपल क्या बोला। अगर आपके दो वेक्टर्स को दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कराया जा सकता है, लेट सपोज ये हो गया आपका P, ये हो गया Q। तो P और Q आपके सेम ऑर्डर में हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट विल बी इन दी अपोजिट ऑर्डर। ये ऐसे, तो ये C आपका देखो ऐसे घूमता हो जाएगा। P और Q है तो इसको हम R बोल सकते हैं, तो R आपका उल्टा घूमेगा। सो यहां हम बोल सकते हैं जो सेम ऑर्डर में है उनको ऐड कर लो, इक्वल टू जो अपोजिट ऑर्डर में है उससे इक्वल टू कर दो। तो सेम ऑर्डर प्लस किया, अपोजिट ऑर्डर को इक्वल टू में लिखा, चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये चीजें सीक्वेंस में लिखी हुई है, बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। बट मैं कोई रैंडम नाम लेता हूँ। मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूँ, ये हो गया, ये ऐसा हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया W, यहाँ लिख दिया मैंने Z, यहाँ लिख दिया X, यहाँ लिख दिया P। चलो सीक्वेंस में नाम नहीं है, नाम सीक्वेंस में देखना नहीं है। हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि दो साइड आपके कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट किए गए हैं जो आपके सेम ऑर्डर में, एंड थर्ड साइड उसके अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। जो अपोजिट ऑर्डर में रहेगा वो रहेगा आपका रिजल्टेंट, वो रहेगा उन दो वेक्टर का सम। चलो मान लीजिए बेटा ये है एक डायरेक्शन, ये है दूसरी डायरेक्शन, और ये है थर्ड डायरेक्शन। चलिए बोलिए क्या W और P ये दोनों सेम ऑर्डर में है? हाँ, तो W और P इन दोनों का सम हो जाएगा। अपोजिट ऑर्डर में कौन है? ये ऐसे देखो, Z ऐसे आ रहा है तो Z रहेगा उसके अपोजिट ऑर्डर में। तो दिस इज द वेक्टर सम ऑफ टू प्रोडक्ट, टू वेक्टर्स, जहां से ये उसका आंसर देगा। आई होप क्लियर है आपको कि ट्रायंगल लॉ कैसे लगाना है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो वेक्टर आपके ऐसे लगे रहते हैं कि उनका टेल से टेल ज्वाइन होता है। यहां देखो क्या है, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होने के लिए एक का हेड अगले का टेल ज्वाइन है, बट यहां पर दो वेक्टर्स का टेल से टेल ज्वाइन है। और मान लीजिए ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां बना सकते हैं एक पैरेललोग्राम बाय ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइंस। वी कैन ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है उसका कॉमन, ऐसा ये ऐसा है तो ये भी ऐसा ही रहेगा, ये ऊपर है तो ये भी आपका ऐसे ऊपर ही रहेगा। नाउ ये अगर टेल से टेल है, ये आपका हेड से हेड है, तो कॉमन टेल टू कॉमन हेड टू हेड जो एक वेक्टर ड्रॉ होगा, दैट वेक्टर विल बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट। ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट। ठीक है बात? तो रिजल्टेंट विल बी एक्चुअली इक्वल टू ए प्लस में बी, ए प्लस में बी। नाउ सी अंडरस्टैंड, अगर मुझे इस रिजल्टेंट का निकालना है मैग्नीट्यूड,
सबसे पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन बेटा हम दो चीजों से दे सकते हैं, कॉपी में लिखिए अपने अच्छे से, कॉपी में मेंशन करो। डायरेक्शन वी कैन गिव बाय द एंगल और बाय द यूनिट वेक्टर्स। डायरेक्शन वी कैन गिव बाय एंगल और बाय यूनिट वेक्टर। ठीक है, आगे काम में आएगा। चलिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? अगर आपको इसका लिखना है मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। बेटा प्लीज अंडरस्टैंड दिस नाउ, यहां पर a प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड है, a और b का अलग अलग से मैग्नीट्यूड नहीं है। सर क्या बोले? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, a प्लस बी का अलग अलग मैग्नीट्यूड नहीं है, दोनों का प्लस करके मैग्नीट्यूड है। ये आपका एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, मतलब a प्लस बी, ये चीज और ये चीज ये दोनों सेम है, बट ये और ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, नॉट सेम। अंडरस्टैंड, ए और बी का होल मैग्नीट्यूड और ए और बी का अलग अलग से मैग्नीट्यूड, ये आपको आगे जाकर काम में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको निकालना है इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी। अब बेटा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे आगे जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में भी, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर में भी, जहां आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी चीजें निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, तो ये हो गया उसका रिजल्टेंट। सर इसका डायरेक्शन कैसे होगा? तो मान लीजिए ये रिजल्टेंट आपका किसी एक अल्फा एंगल पे था, तो इस अल्फा एंगल का जो आंसर आएगा वो आपको मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू, हमें बनाना क्या है बेटा, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है tan। tan कैसे बनेगा? जब ऊपर रहेगा साइन, नीचे रहेगा कॉस, तो इसका आंसर बनता है b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, चलेगा? ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। अब बहुत दिन से मैंने देखा नहीं है, बट ये फॉर्मूला सही है, ऐसे ही फॉर्मूला आता है। ठीक है, एंड रिमेंबर बेस वैल्यू क्या है बेटा, ए है, बेस वैल्यू ए है, तो ये एंगल आपका ए से काउंट हुआ है, जो बेस रहता है वो अलग से लिखते हैं, एंड बी साइन थीटा एंड अपॉन में बी कॉस थीटा। चल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको अच्छे से लिखिए, टेक द स्क्रीनशॉट, कॉपी में अच्छे से मेंशन करो इसको, एंड देन फिर अब बढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसे क्लिक कर दें, बस ठीक है। बेटा जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है, प्लीज हर एक चीजों को अच्छे से अपने कॉपी में लिखते जाना, एंड जितनी चीजें पढ़ा रहे हैं ना, इनको ना ओवर द टाइम धीरे धीरे रिवाइज भी करना। ये नहीं कि आप पढ़ा दिया, आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया, अब ठीक है, अब डायरेक्टली पढ़ोगे एग्जाम के पहले, ऐसे नहीं करना है। रेगुलर बेसिस पे जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर में आओ, तो टेक अ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगले लेक्चर में पुराने लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आओगे। ठीक है, सुनाओ, नेक्स्ट इज लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस बी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज। a और b को हम और कैसे लिख सकते हैं? तो a और b प्लस में है, तो ये फिर b और a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई a प्लस बी को a माइनस बी तो नहीं लिखोगे, b माइनस a तो नहीं लिखोगे, आराम से a प्लस बी। ठीक है, अच्छा यहां पर अब a माइनस बी आया हुआ है, तो एक काम करते हैं, a माइनस बी को भी समझ लेते हैं। चल बता बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी समझ लो। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये एक वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर था b।
इन दोनों के बीच का एंगल था आपका थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका जो रिजल्टेंट आया वो आपने निकाला, रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? अच्छा, ये था क्या असलियत में बेटा? ये था असलियत में आर का मैग्नीट्यूड, और आर क्या था? ए और बी का प्लस उसका मैग्नीट्यूड का आंसर। मुझे अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए अब आर, लेट सपोज उसको मैं डैश से बोल रहा हूँ, आर डैश। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ध्यान से एक मिनट के लिए अच्छे से देखो, क्या ये ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूं ए प्लस माइनस बी? हाँ सर। अब ए प्लस माइनस बी क्या है? अगर बी यहां है तो क्या इसका अपोजिट वेक्टर इसके अपोजिट में रहेगा? यस। तो ये अगर बेटा ए है, बी अगर ऊपर था तो क्या माइनस बी रहेगा उसके नीचे? माइनस बी, हाँ सर, बता ध्यान से। अगर बेटा ये था तुम्हारा थीटा तो क्या ये कहलाएगा 180 माइनस थीटा? हाँ सर। तो सोच, सिंपल सी बात, क्या आर डैश का आंसर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। यस, क्योंकि थीटा क्या होता है? जो भी दो वेक्टर रहेंगे उनके बीच का एंगल। यहां पर 180 माइनस थीटा क्या है? ए और माइनस बी के बीच का एंगल। सर ये तो बहुत मस्त बता दिया आपने। हाँ तो बढ़िया बात है ये। ध्यान से देखो, 180 माइनस थीटा क्या बेटा? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में कॉस होता है नेगेटिव, ऐड शुगर टू कॉफी। तो कॉस होता है नेगेटिव, 180 है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब बच्चे इसको ध्यान रखते हैं, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, बट बेटर है कि आप इसको ऐसे ध्यान रखो कि एंगल जो रहेगा वो लिखूंगा। अब वो एंगल थीटा है तो थीटा, 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा, बीटा है तो बीटा, अल्फा है तो अल्फा। जो भी एंगल बोलना है वो बोलने दो उनको, चलेगा? बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। ध्यान से देखो, अभी ये एक नोट टाइप्स में है। अगर बेटा दो वेक्टर आपके, दो टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, मान लो ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी आपका ए है, जिसका मैग्नीट्यूड है, जिसका एंगल है थीटा, दोनों के बीच का। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, बता क्या आएगा? रिजल्टेंट आर विल बी ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहां से बनेगा बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, 2a प्लस 2a इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या 2a बेटा कॉमन है? हाँ सर बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। एक काम करो, इन 2a को कॉमन निकाल लो। क्या यहाँ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बच गया? हाँ बिल्कुल बच गया। नाउ यू सी इट केयरफुली, क्या हमने बेटा कॉस के अलाइड, सॉरी कॉस के डबल एंगल फॉर्मूले पढ़े हुए हैं? हाँ पढ़े हुए हैं। कॉस ऑफ 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ आएगा थीटा, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ आएगा थीटा बाय 2। क्लियर है बात? ऐसे ही और क्या आएगा फॉर्मूला आपका? एक और फॉर्मूला होता है इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ क्या है? कॉस ऑफ 2 थीटा। एक काम कर बेटा, ये -1 को ले जाओ उस साइड पे, क्या बन जाएगा? +1। हाँ बिल्कुल बन जाएगा +1। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ क्या मैं यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा, अगर यहाँ पे थीटा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ थीटा बाय 2? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसको मॉडिफाई करूंगा मैं तो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। नाउ जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू हियर, पता क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू रूट के अंदर
2a² इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बाय 2। नाउ 2 और 2 का बाहर क्या जाएगा 2, ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर a, एंड कॉस स्क्वायर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाय 2। ये हो गया आपका दो वेक्टर का इस तरीके से चल जाएगा। सेम तरीके से अब मैं चाहूंगा कि आप चेक करो आंसर, अगर मुझे दो सेम वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन करना है, बट दोनों कितने पे हैं, दोनों है आपके कुछ एंगल थीटा पे, सेम दो वेक्टर अलग अलग है पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, बट वो लग कैसे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 180 माइनस थीटा। पहले ये ऐसे थे, अब यहाँ का एंगल 180 माइनस थीटा है। चल एक काम कर, तो तुझे बताता हूँ क्या आंसर आएगा। इसका बेटा आंसर आएगा, लेट सपोज आर डैश की बात कर रहे हैं, इसका आंसर रहेगा 2 इंटू ए इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2। मैं इसका आंसर बता के रख रहा हूं, आप जाइए इस फॉर्मूले के अंदर में चेक करिए, आपको साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा एंड आपका आंसर आ जाएगा। गो एंड चेक। सर ये कहाँ काम में आएगा, सर ये मैं क्यों पढ़ूंगा, बेटा ये आपको काम में आएगा आगे जाकर के क्वेश्चन सॉल्विंग में। ध्यान सुन, अगर आपको ये बोला जाए कि किसी भी दो वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो तो माइनस कर रहे हो, मतलब कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। अगर आपको दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स निकालना है, क्या दो फोर्स का एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप डायरेक्ट फटाफट फटाफट आंसर निकाल सकते हो, पट पट फटाफट एकदम, वहां से बहुत जल्दी आपके आंसर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं है, तो ढंग से इसको अच्छे से कर लेना, घर जाकर के इसको ट्राई करिए एंड बताइए कमेंट में कि आपने इसको डिराइव किया या फिर सीधा सीधा टेप लिया इसको अच्छे से बस, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन आपका, पढ़िए इसको अब। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2। क्या है क्वेश्चन में, F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, और क्या दिया है, यहां दिया है एक वेक्टर जो कि है 10 न्यूटन, दूसरा क्या दिया है, यहां दिया है दूसरा वेक्टर, ये है आपका 10 न्यूटन, और दोनों है कितने एंगल पे, 120 डिग्री पे। अब यहां से भी एक निकलेगा अच्छा सा कंक्लूजन, ध्यान से देखो। क्या बेटा सबसे पहले बताओ, दो वेक्टर का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं चलता, क्योंकि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आर डिफाइंड व्हेन दे आर जॉइंड ईदर हेड टू हेड और टेल टू टेल। ये कॉपी में लिख के रखो, क्या बोला, दो वेक्टर का एंगल हेड से हेड या हेड से टेल, हेड से हेड या फिर टेल से टेल, इन दोनों को जोड़ के देते हैं। अगर टेल से टेल जुड़ा रहेगा तो एंगल दे दोगे, अगर हेड से हेड जुड़ा रहेगा तो एंगल दे दोगे, जो एंगल दोगे वो सही एंगल आएगा। हेड से टेल जुड़ा है तो ऐसे नहीं चलता, तो क्या करेंगे, कुछ मत करो भैया, इसको लाओ नीचे की तरफ। यहाँ 120 है तो क्या यहाँ बचेगा ये 60, हाँ 10 है तो 10। अब दो एंगल 60 डिग्री पे है, लगाओ आंसर, खत्म करो बात, पता क्या आएगा, रिजल्टेंट, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2 विल बी रूट के अंदर में, पता क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर इंटू में कॉस ऑफ 60। मैंने क्या बोला, आपको ये ध्यान देना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, बस बता क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताइए, 10 स्क्वायर, दो बार 10 स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया दो बार 10 स्क्वायर इंटू में cos 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसल, ये हो गया आपका 3 बार 10 स्क्वायर, मतलब कि √3 इंटू 10। दिस इज योर रिजल्टेंट इन न्यूटन। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद बेटा एक चीज ध्यान सुनो, यहां पर जो 120 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैं ऐसे ही रखता हूं। मुझे आपको ये सिखाना था यहाँ पर कि दो वेक्टर का एंगल आपको तब लेना है जब दोनों के दोनों वेक्टर एक तो हेड या फिर एक तो टेल या टेल से रहेंगे जुड़े हुए। बट
बट क्या क्या बट सर, क्या बट? अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इधर भी ए है, दूसरा वेक्टर कोई ए बी, ए वेक्टर मान लो ये आपका पी वेक्टर है, अरे छोड़ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मानना खत्म करो यार बात। पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी बी, ए बी है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए के बराबर ही है, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। नाउ यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत प्यारा है ये चीज। क्या बोला मैंने? दो वेक्टर है अलग अलग, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और उनके बीच का एंगल 120 है। क्या क्या बोला? सेम, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है चीज। दूसरा एंगल, एंगल 120 डिग्री है, ये है सिंपल सी चीज। तो बताओ इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट क्या बेटा? वेक्टर सेम का मैग्नीट्यूड है, तो क्या कैन वी यूज 2 इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2? हो सर, ये भी पढ़ाया था आपने यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो 2 इंटू ए कॉस ऑफ 120 बाई 2, मतलब कि ये हो गया 2 इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 60, कॉस 60 होता है 1/2, मतलब कि 2a इंटू 1/2, टू कैंसल, आपको मिला आंसर ए। वाओ, क्या समझ में आया? टू वेक्टर्स of same magnitude at an angle 120 gives the resultant as same magnitude. समझ में आया क्या बोला? ये आपको देगा एक बेस्ट कंक्लूजन। ध्यान सुनो, दो वेक्टर अगर आपके दो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट एंगल उनका 120 है, तो दो टू वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड बट एट 120 डिग्री, then the resultant is also same as that of previous vectors. क्लियर? एकदम क्लियर, चकाचक। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर अब आगे। क्या है? टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन रिस्पेक्टिवली एक्ट एट अ पॉइंट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज 17 न्यूटन, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। ये बेटा बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलो बता क्या होगा? क्या बोला उसने? रिजल्टेंट का आंसर 17 है, और दो वेक्टर लग रहे हैं आपके किसी दो डायरेक्शन में जिनका मैग्नीट्यूड है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 15 इंटू में कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा आपको निकालना है, ये निकाल लेते हैं। इधर भेजा स्क्वायर, क्या बन गया ये? 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 15 इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या बन जाएगा ये हो गया आपका 17 का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 17 स्क्वायर इज, निकाल लो आंसर, मुझे भी याद नहीं है साला। क्या होगा? 14 का 9, कैरी का 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 18, 18 की 8, कैरी का 1, एक एकम 1, एक और एक 289, 289 इक्वल टू 64 प्लस में 225, 15 का स्क्वायर 225, हाँ 225 प्लस में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 इंटू में 15, फिर ऐसे कर लो ना, 5 दूनी 30 इंटू में 8 इंटू में कॉस ऑफ थीटा। क्या बन जाएगा ये हो गया आपका 289 माइनस में 4 और 5 9, 4 2 6 7 8 एंड 2। अभी ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लग रहा है मुझे तो। 8 3 के 24 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये जो जीरो हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दिया तो ये जीरो हो गया, अपॉन में 240 हो गया इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये जीरो हो गया बेटा। कॉस जीरो कहाँ पर होता है? कॉस जीरो कहाँ होता है? जहां पर थीटा आपका 90 होता है। आई टोल्ड यू ना, इट लुक्स लाइक अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं। बहुत पसीना हो रहा है भाई, गर्म बहुत लग रहा है। नागपुर में बहुत गर्मी आ गई है, नागपुर में भयंकर गर्मी आ चुकी है। अभी अभी तो मई का महीना स्टार्ट हुआ है, होली खत्म भी नहीं हुई है। यहाँ पे होली खेली जा रही है, बट पसीने से खेली जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आना ये चीज? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टू फोर्सेस 10 न्यूटन and 6 Newton acts upon a body. The direction of the forces are unknown. The resultant of the force on the body may be. May be मतलब क्या होता है? इन दोनों का क्या हो सकता है आंसर? चलो ध्यान से, यहां पर आपको बताता हूं एक कॉन्सेप्ट। बेटा जो भी आपका रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट रूट के अंदर में क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही था। ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का मैक्सिमम आंसर क्या है एंड मिनिमम आंसर क्या है, ये पता करो। मैक्सिमम कब आएगा आंसर? जब दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब रिजल्टेंट उस समय पे आपको मिलेगा a प्लस बी। सेम तरीके से मिनिमम आंसर कब आएगा? जब आपका दो वेक्टर लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? a माइनस बी, लेट्स सपोज इस तरीके से। सो नाउ योर रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस बी, और it will be less than or equal to a plus b, बट इन दोनों के बाहर रिजल्टेंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इसी चीज को यूज करके इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करो। तो ध्यान से, पहला ऑप्शन, अच्छा बता 10 और 6 कितना होता है? यहां कितना आंसर आएगा? ये आपका आंसर आएगा 4 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू 16। बताओ कौन सा? The direction of the force are unknown. The resultant forces on the body may be. देख 3 हो सकता है क्या? 3 इसके बाहर है, पॉसिबल नहीं है। 2 पॉसिबल है क्या? 2 पॉसिबल नहीं है। 17 पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब कि 15 इज द पॉसिबल आंसर। ऑप्शन नंबर 1 बात डन। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, बट ये सब क्वेश्चन ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर को कैसे अप्लाई करना है ये आप यहाँ से अच्छे से सीखोगे, चलेगा ना? ठीक है, चलो इसे क्लीन करते हैं, देन करते हैं फिर आगे। तब तक मैं कर देता हूं नेक्स्ट। एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो खुद से। रीड द क्वेश्चन, ट्राई करो। अगर पॉसिबल है तो पॉज करके, अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम क्वेश्चन को तो रीड करके रखो। रीड द क्वेश्चन। कर लिया रीड? अगर आपने सॉल्व कर लिया था मेरे से पहले तो कमेंट करिए कि सर हमने पहले सॉल्व कर लिया था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए अब मैं करता हूं सॉल्व। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0 0 मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मतलब ये आपका जमीन वाला प्लेन, तो उसको यहाँ दिखाऊंगा एक्स और ये वाई, एक्स वाई प्लेन इधर हो जाएगा। तो फिफ्थ का सोल्यूशन ये हो गया बेटा आपका एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल हो गया सर। स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, बिल्कुल समझ गया सर। ये कहां पहुंच गया? आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू अ पॉइंट, कहां कहां? एक्स में कितना है √3, वाई में कितना है 3। अबे यार क्या लल्लू क्वेश्चन है ये तो। ये क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ है, कितना लल्लू क्वेश्चन है। क्या बेटा एक्स मतलब ये √3 और क्या वाई मतलब ये 3 निकालने क्या बोला है? द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस। मान लो ये एंगल थीटा है, सो tan थीटा विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये होता है 3 अपॉन में √3, मतलब क्या आएगा ये √3। अब बता tan थीटा √3 कहाँ होता है? कहाँ होता है? निकालो आंसर, बताओ कहाँ होता है √3। देखो sin 60 क्या होता है? √3/2। cos 60 क्या होता है? मुझे तुमको ये सब करना पड़ेगा क्या भाई? ये तुमको आता होगा ना यार। 1/2, 2 से 2 कैंसल, क्या आ जाएगा आपको √3, मतलब कि कितना एंगल 60 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60। बहुत ही लेम क्वेश्चन यार। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा, फिंगर क्रॉस, हे भगवान जब इनके पास ये लेक्चर पहुंचेगा तो मैं इनको प्लीज इतनी शक्ति दे दो कि ये कम से कम इस क्वेश्चन को तो कर ही पाए। ये AIPMT देख करके डरने वाले बच्चे नहीं है शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज if two vectors a and b such that a plus b is r and a b and r तीनों बराबर है, एंगल 120 एंगल 120 एंगल 120।
वेरी इजी। मैं बताऊं तुमको, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और उसका रिजल्टेंट का आंसर भी सेम ही आ जाए तो एंगल इज 120। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, फालतू, आगे देखो। इफ a प्लस बी इज r एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओ माई गॉड, वेरी सिंपल, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बोलो? अगर a और b का प्लस करके मिलता है रिजल्टेंट, बिल्कुल सही बात, ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये आपको r स्क्वायर के बराबर है। अब ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, एंगल इज 90 डिग्री। खत्म करो बात, पाइथागोरस। सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चों को प्लीज शक्ति दो इतनी कि ये थोड़ा बहुत दिमाग लगा पाए अपना। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या बोल रहा हूं मैं? r इज रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ तक रूट गया उस साइड, क्या बन जाएगा ये स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूरा कैंसिल। हाँ, तो क्या ये 0 इक्वल्स टू 2ab कॉस ऑफ थीटा आ गया? क्या 2ab गया नीचे की तरफ? हाँ बिल्कुल गया, तो ये हो गया 2ab इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस 0 कहाँ होता है? 90 डिग्री। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, चलो, ये हो गया आपके क्वेश्चंस रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के बेस पे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए ध्यान समझते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। बेटा अगर आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रॉपरली समझ में आ रहा है तो ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को अपने नोट्स में भी अच्छे से लिखो। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में रिवीजन करते वक्त आपको ये नोट्स काम में आएगी। जल्दी 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 आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो आज सुनोगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे, बट अगर आप इसको लिख के रखोगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म समय तक याद रहेगा, ठीक है। करें आगे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखो। मान लीजिए बेटा अगर आपको एक्स और वाई प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में कोई एक वेक्टर दिया है ओपी, ये ओरिजिन और ये पॉइंट पी, तो ये हो गया आपका ओपी वेक्टर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होता है पी के बराबर, ठीक है। और ये वेक्टर आपका थीटा एंगल पे है, बिल्कुल सही सर। तो इस वेक्टर को मैं इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कर सकता हूं डिवाइड। These two perpendicular components are actually called as resolution of vector, और इनका असली नाम होता है साइन एंड कॉस कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ध्यान समझ। क्या बेटा कॉस ऑफ थीटा में आपको मिलता है एडजेसेंट अपॉन ऑब्वियसली हाइपोटेनियस भी होगा, एंड साइन में क्या मिलता है बता? साइन में मिलता है आपको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बहुत बढ़िया सर। सर हमें तो दिख रहा है इस P के लिए ये एंगल से ये होगा एडजेसेंट और ये होगा उसका अपोजिट, इसके अपोजिट बिल्कुल ये है, तो इसे हम बोल सकते हैं अपोजिट। मैं बोलूंगा वाह, दिमाग तो लगा रहे हो तुम लोग थोड़ा सा। तो बेटा क्या यहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एडजेसेंट के साइड पे आएगा कॉस, हाइपोटेनियस भेज दो उधर पे, अपोजिट पे क्या आएगा साइन, हाइपोटेनियस भेज दो उधर पे। मतलब एडजेसेंट अगर P का मैं बोलूं PX कंपोनेंट कितना है तो वो आपको मिलेगा P का कॉस हिस्सा, एंड Y में क्या है तो Y में आएगा आपका P का साइन हिस्सा। लिखो, जहां एंगल होता है वहां कॉस आता है। फिर से, जहां एंगल होता है वहां कॉस आता है। फिर से, जहां एंगल होता है वहां कॉस आता है। अगर ये एंगल यहां होता तो फिर कॉस यहां आता,
ये एंगल यहां था इसलिए कॉस यहां आया, जहां एंगल होता है कॉस कंपोनेंट वहां आता है। तो दिस इज दी साइन एंड कॉस कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन एंड कॉस कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बेटा यहां पर एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देख। हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आता है, मैग्नीट्यूड इज 1। हम एक्स एक्सिस के लिए आई को करते हैं एज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट, एंड वाई में करते हैं जे। सेम तरीके से अगर के रहेगा तो के मतलब कि जाएगा आपका जेड के लिए। तो एक्स वाई जेड आई जे के ये आपके होते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, एक्स वाई जे के लिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे इस पी वेक्टर को आई और जे के फॉर्म में लिखना है तो ये पी तो वैसा यहां था, बट क्या इस पी का एक हिस्सा यहां एक हिस्सा यहां है? हाँ बिल्कुल है। तो मैं इन दो हिस्सों को असलियत में पी में कर सकता हूं रिप्रेजेंट, कि पी का पी एक्स हिस्सा आई में है और पी वाई हिस्सा जे में है। और पी एक्स क्या है? पी एक्स है पी कॉस ऑफ थीटा एंड पी वाई क्या है? पी साइन ऑफ थीटा। ये है। तो वेक्टर्स को आई जे और के में भी लिख सकते हैं, बस वो आई जे के क्या होता है? आई जे के है यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर से आई जे के क्या है? आई जे के है यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई होप समझ में आया ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्लाइंड प्लेन पे आपके क्या बनेंगे? कंपोनेंट्स। ध्यान से देखो, ये अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट। ये आपने बेटा 12th में सीखा होगा बोर्ड के एग्जाम के वक्त, बट यहां पर ध्यान से देखो, एक ही बता रहा हूं मैं। मान लो यहां पर कोई एक ब्लॉक है और ये आपका इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा पे है कहीं रखा हुआ। मान ले बेटा ये है इसका एक mg वेक्टर। ऑब्वियसली वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ध्यान से देख, अगर इसे थोड़ा नीचे लाया जाए, अगर ये थीटा है और ये 90 है, तो क्या बेटा यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 माइनस थीटा? बिल्कुल बनेगा। तो क्या यहां पर अगर एक वर्टिकल लाइन खींची जाए, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए इस प्लेन के ऊपर, तो क्या फिर यहां बनेगा एंगल थीटा? ये समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। तो क्या इस mg का एक कंपोनेंट जाएगा यहां, जहां एंगल वहां कॉस, तो क्या यहां बनेगा mg cos थीटा? और क्या यहां बनेगा आपका mg sin थीटा? यस, mg sin क्या है? अलोंग प्लेन, अलोंग दी प्लेन, याद रखना है। mg sin थीटा इज अलोंग दी प्लेन, और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान समझ, अगर ये ऑब्जेक्ट ना नीचे की तरफ आ रहा होगा, अगर यहां पर इसे कोई रोक नहीं रहा है, तो असलियत में वो नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। और अगर ये ब्लॉक आपका यहां पर रुका हुआ है, तो 100% इस mg को किसी ने बैलेंस भी किया होगा। अब वो बैलेंसिंग फोर्स हम निकालेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंदर, इधर बाय द स्प्रिंग और बाय द टेंशन इन द स्प्रिंग और बाय द फ्रिक्शन फोर्स, कुछ भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली हमें इस इंक्लाइन प्लेन पे बैलेंसिंग करनी है mg sin थीटा की ही। चलेगा? तो ये हो गया आपका इंक्लाइन प्लेन के दो, इंक्लाइन प्लेन पे किसी भी एक वेक्टर का, किसी भी एक फोर्स का रिजोल्यूशन। तो ये हो गया उसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क। ठीक है, चलो फिर इसे लिख लो अच्छे से एक बार।
आगे बढ़ते हैं। बेटा एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, अब मैं किससे लूंगा फीडबैक, और वैसे तो आप बताएंगे क्या इनिशियली जो आपको लेक्चर्स मिल रहे थे एंड जो अभी लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हुए हैं, क्या उन दोनों लेक्चर्स में साउंड क्वालिटी बेटर हुई है? आई होप साउंड क्वालिटी अब अच्छी है। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी ऊपर में दिख रहे हैं, तो मैंने थोड़ा दिमाग वाग लगाया अच्छे तरीके से एंड प्रेजेंटेशन वगैरह बना के उसको क्रोमा वगैरह करके बढ़िया तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो इन लाइन पढ़ाऊँ वो आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवाता चलूँ, साथ साथ में सिखाता हुआ चलूँ। तो क्या आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा है? क्या इट इज गिविंग अ फील ऑफ डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा, जिसमें आपको चीजें अच्छे से फ्लो में मिल रही है कि टॉपिक क्वेश्चन तो प्रॉपरली अच्छे से फ्लो में जा रहा है वो। एंड ऑब्वियसली टेल मी अबाउट दी साउंड क्वालिटी ऑल्सो। ठीक है, अच्छा खासा पैसा खर्चा किया इस माइक के ऊपर, क्योंकि जो बाकी पुराने माइक थे वो पुराने माइक में बहुत ऐसे सस्ते सस्ते थे, तो मजा नहीं आ रहा था उसमें, वो बहुत ज्यादा साउंड को डिस्टॉर्ट कर रहा था। बट आई होप दिस इज नाउ गुड, एवरीथिंग इज ओके, परफेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलो फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी यूनिट वेक्टर। बताया मैंने आपको वैसे तो क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, एंड आई जे एंड के क्या होते हैं? आई जे के आर दी यूनिट वेक्टर्स अलोंग, क्या है ये? यूनिट वेक्टर्स अलोंग अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्या करूंगा बेटा मैं अब ना, हम क्या करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो लेट सपोज ये आपका आई, सॉरी ये आपका एक्स, ये आपका वाई और ये आपका जेड है, ऐसा मान के चलो। तो अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इस एक्स के साथ में मैं आई लिख लूंगा ताकि बन जाए वो वेक्टर, यहां लिख लूंगा जे और यहां लिख लूंगा के। तो एक्स वाई जेड के अलोंग आई जे के को लगा करके हम कर देंगे रिप्रेजेंट एक वेक्टर का। फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेक्टर ए है मान लो, उसका ए एक्स आई की तरफ है, ए वाई जे की तरफ है और ए जेड के की तरफ है। तो आई जे के में अगर आपको कोई एक वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालने बोल दिया जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, आपने करना क्या है, सिर्फ आई के सामने वाले का स्क्वायर, जे के सामने वाले का स्क्वायर और के सामने वाले का स्क्वायर। आपने सिर्फ आई जे के सामने वालों का स्क्वायर कर देना है और ऐड कर देना है, आपको सिंपल तरीके से मिल जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। डन है बात? बहुत सिंपल, आराम से हो जाएगा। अगर ए यूनिट वेक्टर होता, अगर ए यूनिट वेक्टर होता तो उसका मैग्नीट्यूड का आंसर 1 आ जाता। क्लियर है बात? तो भी मुझे पता नहीं है कि ए यूनिट वेक्टर है या फिर नहीं है, अगर होता तो ऑब्वियसली उसका आंसर 1 आ जाता। देख क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन देख क्या क्वेश्चन। ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या क्वेश्चन देखो, ए इज अ वेक्टर, ए कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, 2.7 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ड्यू ईस्ट, ये लग कहां रहा है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 4a। बता, अगर मैं इस पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई साहब डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ एक, ये तो है सिर्फ स्केलर, ये क्या है, सिर्फ स्केलर, और स्केलर का मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती है। चेंज क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा तो होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो 4a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 4 इंटू में ए क्या है 2.7, तो जो भी आंसर बनेगा वो बन जाएगा यहां पर। और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो अभी भी ईस्ट के तरफ ही रहेगी। तो क्या है आपका 10.8 आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 4 दूनी 8, ढाई चौके 10, तो हाँ 10.8।
10.8 ड्यू ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके लिए नोट क्या है, क्या लिखोगे कॉपी के अंदर कि स्केलर मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख, a vector is added to an equal and opposite vector of similar nature forms a, क्या बनाता है ये, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन देख, क्या है क्वेश्चन, a vector is added to a equal and opposite vector, एक ऐसा वेक्टर ऐड किया जिसका इक्वल है और अपोजिट इन नेचर है। फॉर्म क्या करेगा, एक वेक्टर ए, इसमें दूसरा वेक्टर ऐड किया सेम नेचर का बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या ए से ए कैंसिल, क्या आंसर आया नल वेक्टर। नल वेक्टर अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इट विल मेक अ नल वेक्टर, सिंपल। इट विल नॉट मेक अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर तब बनाएगा जब वो उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, उसकी तो बात ही नहीं की है यहाँ पर। नेक्स्ट देख एक और, इफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, अगर p और q दोनों 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, देन जरूरी क्या है, ट्रू आपका ट्रू क्या रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर p और q 0 है बेटा, अगर p और q 0 है, अगर p एंड q सॉरी p प्लस q अगर 0 के बराबर है, तो बता क्या p 100% माइनस क्यू होगा। अरे वो तो मैथ से सिंपल सा यार, वो तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है ये क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, चलो ये कुछ अच्छा है, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर का इनिशियल, इनिशियल क्या दिया, इनिशियल 2i प्लस 4j, देन नेक्स्ट अनदर पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, ये आपको फाइनल पॉइंट दिया हुआ है, मान लो अनदर पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट क्या है वो 5i प्लस में 1j, निकालने क्या बोला है, इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट मीन्स बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 5i माइनस 2i 3i 1 माइनस 4 माइनस 3j, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। i और j में है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमें आंसर में दिखा दिया है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो कोई बात नहीं, हमने सीखा हुआ है i के सामने वाले का स्क्वायर प्लस j के सामने वाले का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से आंसर 2 बार 3 का स्क्वायर मतलब कि 2√2 इंटू में 3 3√2 3√2 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, आपको बताया मैंने, अगर आई जे के में दिया हुआ है तो उसको आई जे के में लिख लो, एंड डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो वहां से आपका आंसर इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 3 फोर्सेस गिवन बाय वेक्टर्स 2y प्लस 2j, लिंक कर ले इसको, फिर करते हैं आगे, तो आप लोग ट्राई करो। सिंपल है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करो उसको, रीड करो अच्छे से एक बार। क्या है, 3 फोर्सेस गिवन बाय वेक्टर्स 2y प्लस 2j, 2y प्लस 2j, आपको वेक्टर दिया है मतलब कि i j में ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, मतलब कि i में क्या है, j में क्या है, x में क्या है, y में क्या है, ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो आपको यहाँ को सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 2y माइनस 2j, 2y माइनस 2j, 3 फोर्सेस एंड माइनस 4i, एंड माइनस 4i है या j है, माइनस 4i, बहुत बढ़िया, माइनस 4i, ये 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 और F3 एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट लग रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं। अरे ठीक है, तो भाई तो मस्त बात हो गया, कुछ भी रहे, आई जे के लग रहा है, एक ही जगह लग रहा है, डायग्राम बिल्कुल ऐसे नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे डायग्राम है, मुझे कोई नजर भी नहीं है क्या, सिर्फ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाता है, नहीं समझ, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो तीनों फोर्स को ऐड कर लो, तीनों फोर्स को ऐड कर लो, और अगर आपका लास्ट आंसर आई में आया मतलब एक्स एक्सिस, अगर लास्ट आंसर जे में आया मतलब वाई एक्सिस,
लास्ट आंसर अगर आपका के में आया मतलब जेड एक्सिस, और अगर आपका आंसर 0 आया मतलब नो मूवमेंट। और क्वेश्चन क्या प्लस 2j माइनस 2j से कैंसल, 2y क्या -4 ऐसे कैंसल, हाँ मतलब देर इज नो मूवमेंट, तो ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखो ध्यान से देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, अच्छे से देखो चलो इनको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 एंड 4 देन देयर रिजल्टेंट मे बी बिटवीन। अच्छा ये तो बेटा मैक्स और मिनिमम के बेस पे है ना, इसे करो खुद से। क्या है, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 एंड 4 देन देयर रिजल्टेंट मे बी बिटवीन, तो 3 और 4 क्या जाएगा, ये 4 3 7 एंड 4 और 3 1 -1, तो -1 से किसके बीच में होना चाहिए, ये 7 के बीच में, -1 से 7 के बीच में, तो 1 to 7 6 to 8, चलो एक बार इसको यार, अरे काम करो इसको आप बताओ ना कमेंट में, मुझे मुझे होमवर्क बताओ क्या है आपका मैक्सिमम आर का आंसर, आपको चेक करना है मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए। टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1 to 7 है, 6 to 8 है, ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ सोचो, ऑलरेडी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन करवाया हुआ है, क्यों करवाऊं बार बार एक क्वेश्चन यार मैं, कुछ दिमाग तो आप भी लगाओ अपना खुद से। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट इज नाउ योर लास्ट टॉपिक, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, कितना हो गया, कितने घंटे को लेक्चर को, अच्छा लेक्चर ऑलरेडी बेटा 1 घंटे का हो चुका है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप यहां तक इसको अच्छे से पढ़ के रखिए, इनको ढंग से कर लीजिए, एंड देन हम मिलते हैं आपका फिर अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, या फिर अभी करोगे। सर एक ही बार में करवा दो ना सर वेक्टर, हम दो दो बार क्यों आएंगे आपके पास, करवा दे क्या, पढ़ोगे 1.5 घंटा पढ़ोगे, लास्ट लेक्चर था 2 घंटे का था, अगर आप इतना घंटा लगातार बैठ सकते हो तो पढ़ लेते हैं फिर। ठीक है, पढ़ ले, क्या बोलते हो, पढ़ ले पढ़ ले। सर सर क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ाओगे तो पढ़ना पड़ेगा, हाँ तो पढ़ाऊंगा फिर। चल हेडिंग लगा, लगाओ हेडिंग, क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है इंपॉर्टेंट चीजें कुछ वेक्टर की, क्योंकि ये पार्ट अब आपको आगे जाकर के 12th में भी काम में आएगा, मतलब कि जब हम पढ़ेंगे 12th का सीईटी। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया गया, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया गया, और मल्टीप्लाई करने पे हमें जो उसका आंसर मिला वो मिला स्केलर। दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया गया और जो हमें आंसर मिला वो मिला स्केलर, तो ऐसे मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीपल, या फिर इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, बट आंसर कैसा मिला, स्केलर। स्केलर मतलब हमारा आंसर में सिर्फ और सिर्फ नंबर है, वेरी गुड, तो ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। इसके कुछ बेटा एग्जांपल्स है, आपको एग्जाम में काम में आएगा, ध्यान रखना, जैसे कि वर्क डन। वर्क डन, व्हाट इज बेटा वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क क्या है, वर्क का आंसर आता है जूल में, ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी है, एंड ऑल द एनर्जीज आर स्केलर। आपको याद रखना है चीज, तो एनर्जी का बन जाएगा ये स्केलर क्वांटिटी, मतलब वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो 5 ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, बट उनका आंसर आपको मिलता है वेक्टर आपका स्केलर में, तो ये कहलाता है आपका स्केलर मल्टीपल। नाउ हमारे लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ध्यान से आपको बताऊंगा, हमें चीजें एक एक करके आपको यूज करनी है इनको। अगर ए डॉट बी लिखना है,
अगर ए डॉट बी लिखना है तो इसका आंसर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी। मतलब आई कैन रिप्रेजेंट ए डॉट बी एज ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एंगल, जो कि आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के अंदर में। मैं लिखाता हूं अभी एक करके फॉर्मूला, डोंट वरी। ये फॉर्मूला क्लियर है? बढ़िया। अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ए और बी ये दोनों आपको आई जे के में दिए जाए, इट सपोज ये दिया है ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जेड के, एंड बी दिया है आपको बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जेड के। ए और बी आपको दिया हुआ है इस तरीके से। और अगर आपको करना है ए और डॉट बी, तो इसके लिए सबसे पहला आप समझो एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया और दोनों वेक्टर सेम थे, तो मान लो ये है बेटा ए वेक्टर, इसका डॉट किया मैंने ए के साथ, पता क्या आंसर आएगा? ए डॉट ए क्या आपको मिलेगा? ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ए और ए के बीच का एंगल 0। क्या कॉस 0 होता है 1? हाँ सर। तो क्या ए डॉट ए आपको मिला आंसर ए स्क्वायर? हाँ सर। तो क्या सिमिलर तरीके से बेटा आप बोल सकते हो आई डॉट आई विल बी 1, आई डॉट जे विल बी 1, अरे जे डॉट जे, एंड के डॉट के क्या आपका आंसर आएगा 1। हाँ, ध्यान रखना आपको आगे काम में आएगा। सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में, सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में 1 आता है, क्योंकि एक्चुअल आंसर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर आप ए और बी को करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आई का बन जाएगा 1? हाँ, एंड सेम ध्यान रखना आई डॉट जे, क्या बेटा दोनों के बीच में आई और जे में क्या एंगल होता है 90 डिग्री? एंड क्या कॉस 90 होता है? कॉस 90 होता है 0। मतलब पूरा आंसर खत्म। मतलब आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0, क्योंकि ऑल दिस आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आई का आई से बच जाएगा क्योंकि 1 आता है, और आई का जे से, आई का के से गायब हो जाएगा क्योंकि 0 आता है। तो अगर आई जे के में दिया हुआ है, सिंपल आई और जे में, आई जे के में आपको दो वेक्टर दिया है और डॉट निकालना है, तो आई वाले का आई से, जे वाले वाई वाले का वाई से, एंड के वाले का के से। बस डन, ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो देखो, अगर आपको बेटा एंगल निकालने बोलेगा, क्या निकाल लोगे? क्योंकि डॉट निकालना है, आई जे के दिया है तो इस तरीके से, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना तो आता ही है। आई वाले के सामने का स्क्वायर, जे के सामने का स्क्वायर, के सामने का स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा ना। बहुत सिंपल। चलिए ध्यान से, बढ़िया हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, नाउ देयर आर फ्यू एप्लीकेशंस of scalar product, एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट करें। चलिए करते हैं, ध्यान से देखो क्या होगा आपका स्केलर प्रोडक्ट के अंदर में एप्लीकेशन। सबसे पहला ये आपको काम में आता है एंगल निकालने के। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कैसे करेगा ये आपको हेल्प? देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? कॉस ऑफ थीटा अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली ए डॉट बी निकाल लो, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लो, बड़े आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है टू फाइंड
to find whether unit vector or not, यूनिट वेक्टर और नॉट, अगर आपका गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है या फिर नहीं है, ये निकालने के आपको काम में आएगा। कैसे करोगे इसके लिए? जो भी वेक्टर आपको दिया हुआ है i, j और k में, उसका मल्टीप्लाई उसी से कर दो, और अगर आपका आंसर 1 आ गया, a डॉट a अगर 1 आ गया, मीन्स इट मीन्स a इज यूनिट वेक्टर। इजीली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बहुत बढ़िया। थर्ड कैसा एप्लीकेशन? थर्ड एप्लीकेशन इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग द अनदर वेक्टर। ध्यान से देख, मान लो मैं यहां बात कर रहा हूं ए की, ये है ए और ये है बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, है ठीक है। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि बेटा बी का कंपोनेंट ए पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर बी वाला ना यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, और जहां होता है एंगल थीटा वहां आता है कॉस, तो यहां आएगा बी का कॉस कंपोनेंट। मैं बोलूंगा वाह वेरी गुड। अगर ए का मैग्नीट्यूड ए है और ये आपका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो क्या दोनों के दोनों आंसर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या तुम्हें मिल रहा है ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना? हाँ सर, ए बी कॉस ऑफ थीटा क्या असलियत में ए डॉट बी होता है? हाँ सर। वाह, मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, क्या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग क्या बी कॉस थीटा है? हाँ सर, बी कॉस थीटा है। पता है यहां से बी कॉस थीटा कैसे मिलेगा? ए को नीचे भेजने से। मतलब क्या ये आपको आंसर मिलेगा, जिस वेक्टर को जो दो वेक्टर दिए हैं उनको डॉट कर लो, एंड अलोंग ए तो ए से डिवाइड। क्या बोला? अलोंग ए तो ए से डिवाइड, अलोंग ए तो ए से डिवाइड। ऐसे ही क्या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, क्या ए अलोंग बी ए कॉस थीटा आएगा? अलोंग मतलब उसकी डायरेक्शन में, और उसी की डायरेक्शन में क्या कॉस कंपाउंड आता है? हाँ, कॉस कंपाउंड आता है। तो बता क्या इसका आंसर बनेगा? कौन से वेक्टर है? दो वेक्टर ए और बी है, तो ए डॉट बी, और अलोंग क्या है? अलोंग क्या है? बी, मतलब कि नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बहुत इजी हो गया ना बेटा। दिस फॉर्मूला विल आल्सो हेल्प यू इन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स के अंदर में स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन दोनों आता है। क्या बोला? स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन दोनों आता है। ध्यान रखना आगे जाकर के। अलोंग बी, तो अगर आपको स्केलर प्रोजेक्शन बोला है, तो स्केलर मतलब कि सिर्फ आपका आंसर स्केलर आना चाहिए। वेक्टर बोला है तो बी अलोंग बी, तो यहां कर लेंगे डॉट बी वेक्टर का यूनिट। मतलब अगर वेक्टर बोला तो ऐसे कर लेना बी यूनिट वेक्टर, ए बोलेगा तो कर देना ए यूनिट वेक्टर, अलोंग ए अलोंग बी। ठीक है, मैथ्स की कॉपी खोलना, वेक्टर्स के अंदर में आपको स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन दोनों मिल जाएगा। धन्यवाद, सही यहां तक? ठीक है, चलिए फिर फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो क्वेश्चन जल्दी, ये सब वही काम की चीजें। ट्राई दी क्वेश्चन। अगर आपको बेटा लेक्चर समझ में आएंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड अगर समझ में नहीं आएगा तो मत करिएगा। जस्ट मेक अ डिसलाइक कि सर आपके लेक्चर्स अच्छे नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट में पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अगर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, मैं ये मानूंगा, एंड मैं ये पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक चीज आपको मैं बताऊँ अच्छी तरीके से, ताकि डाउट बचे ही ना।
यूट्यूब के अंदर में कैसा डाउट सॉल्विंग का थोड़ा सा फीचर अच्छा नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो भाई एंटरटेनमेंट वाला चैनल है, ये सोशल मीडिया है। यहाँ पर कहाँ से मिलेगा आपको डाउट सॉल्विंग ऑल दी फैसिलिटी। बट लेक्चर्स मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेवल का बनाऊँ कि वन ऑफ द बेस्टेस्ट लेक्चर दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब उसमें से कोई रहे। एंड ये सारे लेक्चर अगर आप ढंग से देखोगे तो 100% डाउट नहीं रहेगा। बट अगर फिर भी कुछ है, किसी क्वेश्चन के अंदर में कुछ लग गया आपको, तो आप कमेंट में लिख दोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उसके लिए एक शॉर्ट बना दूंगा आराम से। ठीक है, चलो ट्राई द क्वेश्चन। इफ a is 2y plus 2j and b is minus 2y plus 2j, then find the angle between the a and b। अब देखो, अगर आपको a और b के बीच का एंगल निकालना है, अगर आपको a और b के बीच का एंगल निकालना है, क्या करेंगे? a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b, ये आपको मिल जाएगा cos ऑफ थीटा। करें तो था a और b आएगा i का i से, 2 2 जा -4, -4 की माइनस दिया हुआ है, एंड -2 2 2 जा 4, प्लस में 4 डॉट हो गया। अरे तो -0 हो जाएगा, 0 हो गया, यहाँ कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, समझ नहीं है? अरे आई वाले का ऐसे करना, 2 2 जा -4 एंड 2 2 जा 4, तो -4 प्लस 4 0। तो कॉस बेटा 0 कहाँ होता है बताओ, कॉस 0 कहाँ होता है? 90 पे, एंगल इज 90 डिग्री, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्या है? ए और बी दिया हुआ है, देन फाइंड द एंगल। ये फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, ए और बी दिया हुआ है, आई का आई से, जे का जे से, आई का आई से बचा यहाँ पे, तो बस जे तो है ही नहीं भाई, बी में जे कहाँ है, क्या है आंसर बता? तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और यहाँ पर रूट के अंदर पता क्या है, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तुम सोच रहे होंगे ना सर आप नीचे क्या देखते हो, बेटा नीचे लगी हुई है एक स्क्रीन, उसमें हमने किया हुआ है क्वेश्चन को प्रोजेक्ट, ताकि यहाँ पे जो टीचर पढ़ाए वहां पर प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड कर सके, और आपको वीडियो में ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। ये तो दिमाग लगाया मैंने अपना, ताकि डिजिटल बोर्ड जैसा फील आए थोड़ा सा, कि साइमल्टेनियसली पढ़ाते पढ़ाते ही मैं क्वेश्चन करवा दूँ। तो एक्चुअली में मैं नीचे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मुझे वहाँ पे क्वेश्चन दिखता है आगे में। ठीक है, चल पता क्या आंसर आएगा? 4 रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 36 एंड 9, और यहाँ हो जाएगा ये 16। अब जो भी बेटा यहाँ से आंसर आएगा, आपका काम है आप उसे करो सिंप्लीफाई, एंड यहाँ दे दो कॉस इनवर्स ऑफ जो भी यहाँ पे एंगल आएगा वो एंगल। उतना कर पाओगे? कमेंट करिए इसका आंसर, कैलकुलेशन इज अ होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ a is sin theta, b is cos theta, then prove that a is a unit vector। अरे यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? a sin i, sin थीटा i, प्लस b क्या है, नेक्स्ट क्या है? cos थीटा j। बता, अगर ये बेटा यूनिट वेक्टर होगा कैसे करेंगे प्रूफ? a वाले का कर दो a से ही मल्टीप्लाई, मतलब a का किया a से मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई साइन से, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, इसका आंसर 1 होता है। क्या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 आया, 1 आया मतलब कि क्या है ये? यूनिट वेक्टर। क्या है ये? एक यूनिट वेक्टर, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्या है फोर्थ क्वेश्चन? इफ ए इज 0.4 0.5 बी एंड आई जे के में दिया हुआ है, मतलब सिंपल सा बात, देन फाइंड अल्फा इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। देख ध्यान से, क्या दिया हुआ है? ए इज 0.5 आई प्लस 0.4 जे माइनस अल्फा के, ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? अल्फा निकालना है, अगर ए यूनिट वेक्टर है तो। अगर यूनिट वेक्टर है तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, या फिर ए करो, ए से मल्टीप्लाई, आंसर बनाना चाहिए, करो फिर। तो 1 विल बी इक्वल टू रूट के अंदर 0.5 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, प्लस में माइनस अल्फा का स्क्वायर, दैट विल बी ऑब्वियसली प्लस अल्फा। वहां गया स्क्वायर, तो क्या 1 स्क्वायर इक्वल टू 0.25 प्लस 0.16 प्लस में अल्फा का स्क्वायर। नाउ कमेंट द आंसर ऑफ अल्फा, कमेंट करिए अल्फा का आंसर। अरे
कमेंट करिए इसका आंसर क्या आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी दिया हुआ है, इफ फाइंड अल्फा इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ये तो बहुत सिंपल है भाई, पता। क्वेश्चन नंबर 5, बेटा अगर ए एंड बी अगर परपेंडिकुलर रहेंगे तो क्या उनका cos 90 जीरो आ जाएगा? मतलब क्या ए डॉट बी जीरो आ जाएगा? हाँ, और ए डॉट बी निकालना हमें आता है, आई का आई से जे का जैसे करो, 2 1 जा 2, देन 3 2 जा -6 एंड माइनस अल्फा +4 -4 अल्फा इक्वल 0। चेक करो एक बार, 2 1 जा 2, 3 2 जा -6 अल्फा 4 -अल्फा 4, क्या का बताइए, ये हो गया आपका -4 माइनस में 4 अल्फा इक्वल 0, इधर +4, तो अल्फा इक्वल टू 4 -4 और अपॉन में -4 मतलब कि माइनस में 1, सो अल्फा इज -1। इजी पीजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क ट्राई करो जल्दी से, एक काम करो, पॉज करो और चेक करो क्या आंसर आता बताओ। पॉज करो, इसका मैं आंसर्स पिन बॉक्स में कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में कर दूंगा पिन, उल्टा बोल दिया, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा बाद में, बट पहले आप इसको सॉल्व करो खुद से और बताओ कमेंट में क्या आंसर आया, किन किन बच्चों का आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट, लास्ट। अब बच गया वेक्टर का लास्ट। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, लास्ट है अब। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, मैंने आपसे पूछा था कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपने बोला था पढ़ाओ, हम पढ़ लेंगे एक बार में, मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में बाद में करवाने वाला था, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है, इतना क्या हेडेक लेना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान समझो, दो वेक्टर्स का ऐसा मल्टीप्लाई कि आंसर भी वेक्टर ही आ जाए, तो उस वेक्टर को बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। आंसर स्केलर तो स्केलर प्रोडक्ट, आंसर वेक्टर तो वेक्टर प्रोडक्ट, इस हिसाब से आपका आंसर आता है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट का। इजी है, ठीक है। तो दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लाई कि आंसर आपका आ जाए वेक्टर ही, उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, फॉर्मूला वाइज। ध्यान से बेटा, अगर ये सी एक वेक्टर है, सी क्या है, एक वेक्टर, इसका क्या क्या पॉसिबल है, इसका पॉसिबल है डायरेक्शन, इसका पॉसिबल है मैग्नीट्यूड, सही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे आएगा, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी। ये चीज क्लियर है, क्रॉस में साइन डॉट में कॉस। डायरेक्शन आया तो डायरेक्शन लेना है, तो ए क्रॉस बी का आंसर होता है वेक्टर, तो ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन बोल देंगे एन कैप। और ये एन कैप क्या होता है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी। मतलब अगर ये बेटा वेक्टर ए है, अगर ये बेटा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो आंसर सी होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा ए को भी और बी को भी। समझो, और मान ले ऐसा है, तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। मान लो ये वेक्टर दोनों आपके एंगल थीटा पे है, तो जो वेक्टर सी जो आपका इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ए को ही परपेंडिकुलर बी को ही परपेंडिकुलर। ये है आपका ए क्रॉस बी का आंसर, मतलब कि अल्टीमेटली सी बोला है हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एक नंबर। आगे नेक्स्ट, सो अगर आपको बेटा ऐसे ही करना है रिप्रेजेंट, ए वेक्टर दिया है आई जे के में, जैसे हमने डॉट के लिए किया था, ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जेड के, आपको मान लीजिए
दिया हुआ है इस तरीके से, एंड आपको बी दिया हुआ है बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जेड के। तो अगर मुझे निकालना है ए क्रॉस बी का आंसर, तो सिंपली मैं कर दूंगा मैं निकालूंगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आई जे के, एंड यहां पर ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी का आंसर। बहुत सिंपल, कर पाओगे? मैट्रिक्स मैथ से सीखा होगा। और अगर आपको निकाल, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कुछ तो भी आई में प्लस या माइनस, कुछ तो भी जे में प्लस या माइनस, कुछ तो भी के में, आपको ऐसा मिलेगा आंसर। अब अगर इसका निकालना है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का, क्या करेंगे? आई वाले के सामने का स्क्वायर प्लस जे वाले के सामने का स्क्वायर प्लस के वाले के सामने का स्क्वायर। ये तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, आई जे के में दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना पड़ता है। सिंपल है ये चीज, बहुत सिंपल। चलिए एक और बड़ा चीज देखो ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट चीज, वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ काम में आएगा? वेक्टर प्रोडक्ट आपको जनरली काम में आएगा टू रिप्रेजेंट, नोट है यहाँ, टू शो दी वेक्टर्स आर पैरेलल। जैसे डॉट प्रोडक्ट हेल्प करता है टू शो दी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। वैसे ही अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा जीरो, तो उनका साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ये जीरो हो गया मतलब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसीलिए ये आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट दी पैरेलल वेक्टर्स। बट पैरेलल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक और अच्छा तरीका है, यहां लिखता हूं, टू शो पैरेलल वेक्टर्स। आप लोग ये काम मत करना एग्जाम में कि भाई मैट्रिक्स बनाओ और फिर आंसर निकालो, ये मत करना। टू शो दी पैरेलल वेक्टर्स आप क्या करना, आई वाले का आई के कोएफिशिएंट का रेशियो करना, ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड। अगर उनका रेशियो बेटा सेम आया तो समझ जाना कि वो दो वेक्टर्स आपके पैरेलल थे। अगर उनका रेशियो सेम नहीं आया तो समझ जाना कि दो वेक्टर्स आपके पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से। तो आप चाहो तो मैट्रिक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्यों करना है तुमको मैट्रिक्स यार? मैं बोल रहा हूँ ना एक इजी तरीका, ये एक इजी तरीका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर, सॉल्व द क्वेश्चन। लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, अब लास्ट आपके। इफ P and Q are given, then find M if P and Q have same direction। same direction मतलब parallel, same direction मतलब parallel, same direction मतलब parallel। अब बोल, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, तो M निकाल लोगे? पता क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन, पता क्या आंसर आएगा? क्या बताइए? 4i माइनस जे 8, मतलब कि 4 माइनस 1 और 8, और क्या है 2 माइनस एम 4, 2 माइनस एम और 4। क्या इनका रेशियो सेम रहेगा? हाँ, क्योंकि उसने बोला है सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसा कोई भी उठा लो, आंसर निकाल लो, कट जाएगा ये। 2 इक्वल्स टू 1 बाय एम, तो m इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। अरे बहुत सड़ा हुआ क्वेश्चन था ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी। नेक्स्ट देख, क्या है? ए और बी दिया हुआ है, देन फाइंड ए क्रॉस बी निकालने बोला हुआ है, निकाल लो, निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बोलो क्या है आपका? ए क्रॉस बी निकालने बोला है, आई जे के में दिया है, हमें आता है आई जे के, क्या है 2 माइनस 2, यहाँ 2 यहाँ माइनस 2 यहाँ पे 0, एंड बी में क्या दिया हुआ है? के में दिया हुआ है 5, बाकी सब क्या है 0। निकालो आंसर। पहला किस में होता है? प्लस में, माइनस में, प्लस में। बता क्या आएगा? आई क्या होगा? ये और ये छोड़ दिया, 5 टू जा माइनस 10, खत्म। माइनस जे, ये और ये छोड़ दिया, तो 5 टू जा 10, क्लियर है बात? एंड देन प्लस के, ये और ये छोड़ दिया, 0 0 0, खत्म, खत्म हो गया बात।
ये हो गया -10i -10j। चेक कर लेना क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दिया कैलकुलेशन करने में, ठीक है। बट ये हो गया आपका -10i -10j में आंसर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट वेरी इजी, अगर आई जे के में दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में लिख दो, आंसर निकाल दो, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो क्या है, इफ ए क्रॉस बी, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन चलो करो, करिए सॉल्व। क्या है बोला, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का आंसर √3 ए डॉट बी के बराबर है। बेटा क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है, यहां पर होना चाहिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। पता क्या होता है फॉर्मूला आपके क्रॉस का, ए बी साइन थीटा √3, डॉट में क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कैंसल, कॉस गया नीचे हो गया tan थीटा इक्वल टू √3, और tan √3 कहाँ होता है 60 डिग्री पे, हो गया आंसर। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, एकदम तो ऐसा फूक उड़ा दोगे। अगर अच्छे से पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार अच्छे से रगड़ लिया ना मेहनत करके, तो सिर्फ चमकोगे बस। डन डन वेक्टर डन। सो दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑफ योर क्रैश कोर्स MSTCT 2026। ये एक मिशन है जहां पर हम ये कर रहे हैं टारगेट कि हमें कैसे मिल सकते हैं 99 परसेंटाइल फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स में ही मार्क्स आना टफ होता है। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही होती है, बाकी सब्जेक्ट तो वो संभाल भी लेते हैं एक समय पे, बट फिजिक्स ऐसा होता है जहां पर बच्चों को आते हैं परसेंटाइल 20, 30, 50, 60, 99 परसेंटाइल, 90+ परसेंटाइल की क्या स्ट्रैटेजी है ये ऑलरेडी बताया हुआ है ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर, जो इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। देन हमने पढ़ाया आपको एरर एनालिसिस, बहुत अच्छा लेक्चर, वन ऑफ द बेस्टेस्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब, जाके देखिए, आपको वहां से वेक्टर एरर एनालिसिस इन डेप्थ अच्छे से समझ में आएगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, ठीक है। एंड देन अब हमने अभी आज खत्म किया वेक्टर का पूरा हिस्सा, जो भी आपके एग्जाम के अंदर में आ सकता था, या फिर जो आपको अब आगे पढ़ने में हेल्प करेगा। सो आई होप ये वेक्टर आप, ये सभी के सभी लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल है। वेक्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर में, ताकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें तो आपको अगर वहां पर वेक्टर का यूज करना पड़े तो आपको तकलीफ ना जाए, ठीक है। सो चलिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।